नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए पार्ट फर्स्ट भारतीय राजनीतिक विचारक इस पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में हम पिछले व्याख्यानों को इसमें जोड़ते हुए हमने बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व, लेखन एवं कृतित्व पर विचार प्रकट किए। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी श्रृंखला में आज हम बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिए गए प्रमुख विचार पर, जिसमें कि उनके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को हम जब विस्तृत तरीके से, विस्तृत दायरे से देखते हैं तो तिलक का जो राष्ट्रवाद है, इसको हम नेशनलिज्म बोलेंगे, वह मूल रूप से पुनरुत्थानवाद को धारण किए हुए था। पुनरुत्थान का यहाँ तात्पर्य है कि भारत में जो भी चल रहा है, जिन परिस्थितियों से नागरिक गुजर रहे हैं, उनमें हमें एक बार सुधार करना होगा और वह सुधार ऐसा होगा जो हमें एक ऐसे मार्ग, एक उत्थान की ओर ले जाए जो भारत के प्रत्येक नागरिक को विकास की श्रेणी में खड़ा करे। यहाँ हम देखते हैं कि तिलक के द्वारा पुनर्निर्माण की बात भारत के संबंध में कही गई। उन्होंने वेदों एवं गीता के माध्यम से, आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय उत्साह को ग्रहण करने की क्षमता का प्रत्येक नागरिक में संदेश दिया और यह बताया कि भारत को प्राचीन परंपराओं के आधार पर ही आज स्वस्थ राष्ट्रवाद की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, प्राचीन जो हमारा धरातल है, उसके आधार पर ही आध्यात्मिक दर्शन के माध्यम से हम वर्तमान भारत के स्वस्थ स्वरूप को निर्धारित कर सकते हैं और उस स्वस्थ भारत में ही राष्ट्रवाद का जो विचार है वह समाहित है। इस संबंध में विचार प्रकट करते हुए उन्होंने अपने प्रख्यात पत्र मराठा में लिखा था, सच्चा राष्ट्रवाद पुरानी नींव पर ही निर्माण करना चाहता है, जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है। उसे सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। हम अपनी संस्थाओं को ब्रिटिश ढांचे में नहीं डालना चाहते। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। तिलक के द्वारा ऐसी मान्यता प्रदान की गई कि राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, एक ऐसा वैचारिक दृष्टिकोण है। वो कहते थे कि प्राचीन काल में आदिम जातियों के मन में अपने कबीले के प्रति जो भक्ति भावना विद्यमान थी, उसी का आधुनिक स्वरूप में नाम दिया जाता है, वह राष्ट्रवाद कहलाता है। प्राचीन काल में जो आत्मिक प्रभाव और लगाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे, वे अब राष्ट्रवाद के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गए हैं। तिलक की मान्यता थी कि जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है, वही सच्चा और स्वस्थ राष्ट्रवाद का रूप होता है। इसमें हम देखते हैं कि नागपुर अधिवेशन 1891 में उन्होंने कहा था और यह निर्धारित किया कि उनका लक्ष्य शासन को दुर्बल बनाना नहीं,
लेकिन उनके राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का जो मूल आधार उदारवादियों से भिन्न था, अतः वे अधिक समय तक उदारवादी विचारधारा के साथ जुड़े नहीं रह सके। इनकी ये राष्ट्रवादी वैचारिक जो प्रकृति थी वह उन उदारवादी भावनाओं से जो कार्य करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे अलग कर दिया। तो इन्होंने इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना को जाहिर किया। मनोवैज्ञानिक धारणा के आधार पर संस्कृति के देश में जो चल रहे दृष्टिकोण के आधार पर उसको विस्तृत दायरे में, सर्वांगीण क्षेत्र में, व्यापक स्तर पर बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन इन सब का जो फंडामेंटल, जो जिसको हम कहेंगे फाउंडेशन या नींव, वह मूल रूप से उन आध्यात्मिक तत्वों पर भी आधारित थी कि वह विशुद्ध भावनाओं से भरा, विशुद्ध कर्तव्य निष्ठा से भरा अध्यात्म दर्शन के आधार पर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो पूरी तरह से प्राचीन स्थितियों से दूर होकर के नवीन परिवेश को धारण करे। यानी भारत को पुनः जागृत करने का, उसे संगठित करने का एक ऐसा आवश्यक कर्तव्य उन्होंने समझा और माना और उसको अंततः अपने जीवन के तरीके में ढाला। प्रयोगवादी दृष्टि के आधार पर तिलक की प्रत्येक कार्य, प्रत्येक भाषण में सर्वप्रथम एकता की भावना सबसे ऊपर दिखाई देती थी, चाहे वह धार्मिक भाषण हो या राजनीतिक, सामाजिक या कोई अन्य। तिलक ने भारत में एकता की प्रस्थापना का मार्ग बताते हुए कहा कि भारत में विद्यमान विभिन्न पंथ वैदिक धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं हैं। यदि यह बात ध्यान में रखी जाए और हम विभिन्न मतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयत्न करें तो यह एक महान शक्ति बन सकती है। जब तक आपस में भेद है और हम विभाजित हैं तब तक एक मत दूसरे से सामंजस्य और एकता का अनुभव नहीं करता। हम बिंदुओं के हम यानी कहने का इनका तात्पर्य है कि हम इन बिंदुओं के आधार पर यह निश्चित करते हैं कि एक भारत में ऐसा राष्ट्रवाद उद्भूत हो जो कि स्थायी हो, चिरसम्मत हो, चिरायु हो और वह भारत को एक ऐसा आत्मबल प्रदान करे जो उसके उत्थान को आगे बढ़ाए। हम हिंदुओं के रूप में आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह से उनके अनुभव के स्वरूप को यहाँ स्पष्ट किया गया है। हिंदुओं में सामंजस्य की भावना और एकता की भावना को उत्पन्न करने का जो उद्देश्य था वह राष्ट्रवाद के विकास में सबसे ज़्यादा उत्सवों के रूप में महत्वपूर्ण माना गया। राष्ट्रीयता की, आध्यात्मिकता की, सांस्कृतिक स्वरूप की जो भावना थी, उद्देश्य था, वह उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से प्रयोग में लिए और उनको मनाने का शुभारंभ किया। उन्होंने केसरी में एक लेख लिखकर गणपति पूजा की तुलना यूनान के ओलंपियन और पिथियन उत्सव से की थी। तिलक मानते थे कि इन उत्सवों का आयोजन प्रतीक स्वरूप है जिनसे राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है और सुषुप्त अवस्था से जागरण की ओर जाने का प्रयास होता है। इसी को वे राष्ट्रवाद के प्रतीक दर्शन की संज्ञा के रूप में मानते थे। सांस्कृतिक अभिवृद्धि की बात हो, चाहे वह सभ्यता की बात हो, सामूहिक रूप से जो राष्ट्रवाद का निर्माण होगा वह मूल रूप से हम देशवासियों की भावनाओं में ही देख सकते हैं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का जो विचार है वह कई तर्कों में तिलक को मुस्लिम विरोधी भी बनाता है। हालांकि ये तार्किक बिंदु हैं कि इनके माध्यम से स्पष्ट कर सकें कि किन किन तथ्यों के आधार पर वे मुस्लिम विरोधी माने जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जब पुनरुत्थान की बात आती है तो वहाँ राष्ट्रवाद सर्वोपरि होता है
और आलोचकों का कहना कि वे कोरे हिंदू राष्ट्रवादी थे और मुसलमानों के विरुद्ध थे। तो इस संदर्भ में जकारिया का जो कथन है, जकारिया ने अपनी प्रमुख पुस्तक रीनेसेंट इंडिया में लिखा है, वे हिंदुओं की मुस्लिम विरोधी बदले की भावना के प्रतिनिधि थे। अंग्रेज इतिहासकार पॉवेल प्राइस ने भी इस संबंध में लिखा है, मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जवाब थी और आवश्यक भी थी, क्योंकि तिलक की असहिष्णुता से पृथकत्व की जिस भावना को बल मिलता था वह सुशासन की संभावना से और भी अधिक तीव्र हो गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे में लिखा है, तिलक और अरविंद घोष को इस परिप्रेक्ष्य में दोषी ठहराया। उनका कहना है कि इन दोनों ने राष्ट्रीय जागरण को हिंदू पुनरुत्थान के साथ जोड़ दिया, इसलिए मुस्लिम जनता राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गई। इसके अतिरिक्त सरोल ने भी ऐसा विचार व्यक्त किया। सरोल ने अपने विचारों को तिलक के बारे में अनरेस्ट इंडिया प्रमुख जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखा है। वे तो इतना तक आरोप लगाते हैं कि अनरेस्ट इंडिया में वैलेंटाइन सरोल ने लिखा है कि तिलक का उद्देश्य था या तो स्वराज्य अथवा बम, यानी उन्होंने इस बात से यह कहने का भाव प्रदर्शित किया कि उन्हें मूल रूप से स्वराज्य चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। अगर ऐसा नहीं वे पा सकते हैं या असमर्थ होते हैं तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप तिलक के द्वारा बम विस्फोट किए जाएंगे और उससे जो विदेशी साम्राज्य है उसकी नींव उखड़ जाएगी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इन्हीं कारणों से ये कांग्रेस से अलग हुए, उदारवाद से एक उग्र स्वभाव की ओर गए और कांग्रेस के जो विभाजन का मूल कारण था वो वैचारिक दृष्टि से निर्धारित किया जाता है। इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना में पुनरुत्थानवाद की जो बात कही, मुसलमानों का एक वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो गया, यह बात उस दृष्टि से नितांत गलत है। तिलक ने 1890 के लगभग सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था और 1893 तक उनकी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि वे अन्य व्यक्तियों की राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित कर सकें। तिलक के राष्ट्रवाद में पूरा धार्मिक पुनरुत्थानवाद नहीं है। उन्होंने राष्ट्रवाद के आर्थिक आधारों को भी स्वीकार और प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थशास्त्र में जिस निर्गम सिद्धांत या ब्रेन ड्रेन थ्योरी को एडॉप्ट किया था, उन्होंने इसको प्रयोग में लिया था। तिलक और गोखले दोनों ने उसे स्वीकार करते हुए इस बात का प्रतिपादन किया कि विदेशी शासन के कारण भारत के आर्थिक साधनों का बहुत बड़ी मात्रा में भारत से बाहर निर्गम हो रहा है, इसलिए उन्होंने बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाया। इसी परिप्रेक्ष्य में शौकत अली ने लिखा है कि मैं पुनः 100वीं बार कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली और मैं तिलक की पार्टी के थे और आज भी हैं। ऐसे ही हसरत मोहानी ने अपनी बात इस तरह से कही कि उस अल्पायु में ही मैंने तिलक को अपने लिए आदर्श नेता मान लिया था। मैंने तिलक को हर दृष्टि से प्रत्येक अन्य नेता से श्रेष्ठ पाया। तो इस तरह से इनकी मानवतावादी जो विचारधारा थी वह किसी भी संदर्भ में हिंदू और मुसलमान के बीच या दोनों धर्मों के बीच कोई विभेदकारी शक्ति हो, ऐसा सर्वथा अमान्य है, अनुचित है, गलत है। उनकी जो भावना थी वह विश्वव्यापी थी और वे किसी के इस तरह के तुष्टीकरण के पक्ष में नहीं थे, जबकि सभी को समान भाव से देखने की उनकी भावना थी। तो वस्तुतः हिंदू राष्ट्रवाद के नहीं बल्कि शक्तिशाली और सूरत्व प्रधान राष्ट्रवाद के संस्थापक थे। तो ये इनके इस तरह से राष्ट्रवाद के संबंध में विचार हैं। धन्यवाद।